करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से परिचित हैं कि मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं सोशल वर्क में SGPGI MS के संबंध में, यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। प्लस में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं अभी UGC नेट का, कि यहाँ से भी UGC नेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो सकती है। बस बेसिक जानकारी के लिए UGC बच्चे जो है यहाँ से जुड़े रहें। तो मैं यूनिट नंबर 4 में सोसाइटी के बारे में बताया है, और सोसाइटी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अवश्य पढ़ के जाइएगा। प्लस में कल्चर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इसको भी पढ़ के जाइएगा, ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। फिर उसके बाद मैंने जो है सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण होता है, मैंने समाजीकरण के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। समाजीकरण भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रख के चलिएगा। सोशल चेंज आप लोग ध्यान रखिएगा, और सोशल कंट्रोल आप ध्यान रखिएगा। इतनी टॉपिक आप लोगों को करवा चुका हूँ, और ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बेसिक जानकारी आप अवश्य रख के चलिएगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को बता दूं कि सोशल प्रॉब्लम जो है कुछ, मैंने आप लोगों से गरीबी के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में बात कर चुका हूं, और अल्कोहल रह गया है आपका, यानी अगर हम बात करें तो मद्यपान जिसको कहते हैं, और एक आपका जो है मद्यपान के बाद एक मादक द्रव्य सेवन का प्रयोग, मतलब ये जो करते हैं उससे संबंध में टॉपिक रह गई आप लोगों का, और एक डोमेस्टिक वायलेंस रह गया है। ठीक है, इतनी टॉपिक छूट गई है। इन सबको मैं जो है आप लोगों को 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो जो है मैं अपलोड करके आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी आपका यूनिट नंबर जो 4 है आज यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। यूनिट आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं पूरी वीडियोस। मैंने वहाँ पे यूनिट जो है SGPGI करके 4 लिखा है, 4 में, यानी इसका मतलब ये 4 का ही पूरा कंटेंट मिलेगा वहाँ पर। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 आज पढ़ेंगे हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में। और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में यहाँ पे आप लोगों से नहीं, हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वृद्धि और विकास को लेकर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर मैं बात करूँ तो यूपी में ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यूपी में अगर आप चाहे यूपी टेट का पेपर ले लीजिए या CTET का पेपर ले लीजिए, टीचर लाइन की बात मैं कर रहा हूँ, CGL वगैरह का पेपर ले लीजिए, उसमें भी कभी कभी एक आध प्रश्न हमें यहाँ तक के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर मिल जाते हैं, एक आध प्रश्न अपवाद के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि आपके सिलेबस में दे रखा है, इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मेजर कुछ साइकोलॉजिकल एंड सोशल थ्योरीज हैं, उसका विकास कैसे हुआ है उनके बारे में पढ़ना है थोड़ा सा हम लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो देखेंगे तो प्रीनेटल क्या है। ठीक है, प्रीनेटल के अंतर्गत न्यूनेटल एंड पोस्ट नेटल से भी एग्जाम में प्रश्न बना दिए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम लोग बोलते हैं जो है शैशवावस्था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो लेट चाइल्डहुड की बात होती है, तो जैसे पूर्व बाल्यावस्था होता है, एक उत्तर बाल्यावस्था होता है, उसके बारे में पूछा जाता है। पोवर्टी के बारे में पूछा जा सकता है, यौवन इसको कहा जाता है। एडोलसेंस पूछा जाता है, किशोरावस्था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोगों के लिए यहाँ से प्रश्न 110% पूछे जाएंगे। यंग एडल्टहुड है आपका, वयस्क, और मध्य वयस्कता है। फिर उसके बाद ओल्ड एज है, यानी वृद्धावस्था है। तो इनसे आप लोगों जो है 2 दिन का ये है यूनिट नंबर 5, ये आपका मैं कवर करा दूंगा 2 दिन में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर। आप लोग जरूर इस क्लास में आप लोग नोट्स अवश्य बनाइएगा, क्योंकि आप सब के लिए ये बहुत ही फ़ायदा देगा, है ना, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए शुरुआत में एक शिक्षा जो है, यहाँ पे अगर बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, तो देखिए शताब्दियों से पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। एग्जाम में ये प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, पता है SGPGI ने ऐसा क्यों कहा कि भाई हमें साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी? मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग इस चीज़ें याद रहे कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यहाँ पे पूछने का जो कॉन्सेप्ट बताया गया, साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ अगर हम बात करें या उसका तात्पर्य निकालते हैं तो मन का विज्ञान होता है। तो मन समझना जरूरी है हमें। अब बच्चे का अगर हम बात करें तो बच्चे के मन को जब समझ के आप कोई काम करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो वहाँ पे वो कार्य जो होगा आपके लिए पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। तो यही तो कारण है कि साइकोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। और साइकोलॉजी तभी आप साइकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे सेवार्थी के मन की बात। इस वजह से डाला गया है। तो इसमें आपको वृद्धि और विकास इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अभी हम बात करेंगे कैसे कैसे वृद्धि हुई, और फिर उसके बाद अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है। और अवस्थाओं में भी अगर हम बात करें तो विकास का एक सिद्धांत पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। याद रखिएगा, ये मन का विज्ञान है। अभी हम और क्लियर करेंगे इसके बारे में। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार ग्रीक और लैटिन भाषा में हुआ है। हालांकि अगर फैक्ट अगर आपको ध्यान रखना है
हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में। जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, उसकी शुरुआत ग्रीक और लैटिन भाषा से हुई है। और ये लैटिन और ग्रीक भाषा जो दिया था उसका नाम था गैरेट। ठीक है, गैरेट नाम था। और इन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, एक साइकी प्लस लोगस शब्द का यूज किया। साइकी का जो अर्थ बताया उसमें आत्मा को लिया था, और लोगस जो अर्थ बताया था वो अध्ययन को लिया गया था। तो ये बेसिक जानकारी है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आत्मा का अध्ययन करने की बात कर रहा है, ये मन का अध्ययन करने की बात कर रहा है, बहुत डीप में जाने की बात करता है ये साइकोलॉजी आप लोगों को। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, आत्मा शब्द का आधार मानकर 16वीं शताब्दी में, देखिए जब उस समय साइकी का अर्थ आत्मा कहा गया तो उस दौरान 16वीं शताब्दी था, और उस समय सबसे पहले आत्मा शब्द को आधार बनाकर प्लेटो ने और अरस्तु ने और डेकार्ट ने, ये तीन विद्वान का नाम आता है, इनके द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। इन्हीं में से चार आता है, बेसिकली अरस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, अरस्तु का नाम काफ़ी बार आता है एग्जाम में, तो आप इस पे तीनों नाम लिख सकते हैं, अरस्तु के ऊपर IMP कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो आत्मा शब्द की जो स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में, यानी 17वीं शताब्दी आ गई, और उस समय इसकी परिभाषा जो है अमान्य हो गई। और फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 16वीं के बाद 17वीं आ गई, और 17वीं शताब्दी में इटली के मनोविज्ञान एक थे, वहाँ पे पंपानोजी और उनके सहयोगी थे थॉस, अगर हम बात करें यहाँ पे थॉस द रीड, यहाँ पे अगर हम बात करें थॉस द रीड ने मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान कहा। आप देख सकते हैं 16वीं शताब्दी में हालांकि साइकी का अर्थ आत्मा बताया गया, जहां लोगस का अर्थ अध्ययन बताया गया, यानी आत्मा का अध्ययन, वहीं 16वीं शताब्दी में ही अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे की एक अहम भूमिका रही, जहां उन्होंने मनोविज्ञान में आत्मा का विज्ञान शब्द दे दिया। परंतु बात यहीं समाप्त नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के अंत होते होते 17वीं शताब्दी में इटली के एक विद्वान थे जिनका नाम था पंपानोजी, जिन्होंने मन का मस्तिष्क का मान लिया। मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो मानने वाला था विद्वान, उसका नाम था पंपानोजी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। सहयोगी के नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पूछा भी नहीं गया है। आपको बताइए, ये पंपानोजी का नाम अगर मैं बात करूं तो पेपर कहेंगे तो मैं जब दिखाऊंगा आप लोगों को तो एक आध प्रश्न हो सकता है आप लोगों को मिल भी जाए इसमें। ठीक है, तो ये प्रश्न आता है 17वीं शताब्दी की बात। आगे बढ़ेंगे। फिर इसी के बाद परिभाषा अमान्य हो गई, फिर अपूर्ण शब्द होने के कारण 18वीं शताब्दी में अमान्य हो गई। फिर 19वीं शताब्दी में विलियम उंट महोदय आए, बहुत ही फेमस पर्सन, विलियम जेम्स आए, बहुत ही फेमस पर्सन। और यहाँ पे बात करें जो है जेम्स ली टिचनर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं पेपर में इनका नाम उतना नहीं देखा हूँ। फिर उसके बाद एक वाइस जो है नाम आया, आदि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, परंतु दो विद्वान का नाम याद रखिएगा, विलियम उंट और विलियम जेम्स। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। अब ध्यान रखिएगा, 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, नाम डेकार्टे, अरस्तु एंड प्लेटो। 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में बताइए जरा एक बार, 17वीं शताब्दी में क्या था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसका नाम आता है 17वीं शताब्दी में? बताइए जरा, पंपानोजी का नाम आता है। उसके बाद 18वीं शताब्दी में अमान्य रही, कुछ परिभाषा आई ही नहीं। परंतु 19वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो विलियम उंट, विलियम जेम्स का नाम आया, और जिन्होंने चेतना का विज्ञान माना। तो ये चार फैक्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सिलेबस में आपको दिया है मनोविज्ञान, तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न बना दे, है ना? तो इसको हमें स्किप नहीं करना चाहिए इसके बारे में, है कि नहीं? आगे बात करते हैं। फिर आगे देखिए, यह परिभाषा अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य कर दी गई। बात यहाँ भी समाप्त नहीं हो, अभी भी अमान्य हो रही है। अमान्य होने की वजह से 17वीं, 18वीं, 19वीं आ गई, अभी देखेंगे तो 21वीं भी आ जाएगी। तो विलियम उंट ने जर्मनी के लिप्जिग शहर में, देखिए ये एक नाम आ रहा है विलियम उंट, जो 19वीं शताब्दी का विद्वान है। जर्मनी के लिप्जिग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय 1879 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 1879 को प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में 1915 कलकत्ता में सेन गुप्ता के द्वारा स्थापित। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अगर जनक किसी को कहा जाता है ना, तो विलियम उंट को कहा जाता है। कारण क्या था अब आप समझिए। लिप्जिग एक शहर है और इसी शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय एक है, और वहां पर पहली बार मनोविज्ञान प्रयोगशाला की अगर हम बात करें तो 1879 में आया था। कहां पे 1879 में आया था? लिप्जिग में। पता चलेगा आप लोग इंडिया लगा के चले आए,
गलत हो गया। ये एग्जाम में प्रश्न आया है, लिपजिंग शहर आया है। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर कौन से शहर में है, ये प्रश्न आया था। लिपजिंग शहर में। नाम अगर आ जाए तो विलियम उंट का नाम लगा देना। भारत की बात कर लो भाई, भारतीय हो तो भारत की बात भी कर लो। तो भारत में सन 1915 कलकत्ता में सेन गुप्ता के द्वारा स्थापित था प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। अब नाम सेन गुप्ता आप देख रहे हैं, बड़ा सिंपल सा नाम है। सामान्यता बात किया जाए नॉर्मली तो ये नाम याद रहने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आप नाम भूल सकते हैं, है ना। विलियम उंट, ठीक है, आप एक प्रकार से भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सेन गुप्ता का नाम मत भूलिएगा, क्योंकि सेन गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये भारत में अपनी एक अहम भूमिका निभाया है। और इसमें सेन गुप्ता को जनक नहीं कहा गया, है ना। भारत का भी जनक अगर आएगा तो भी आप भारत का, हालांकि अगर जनक कहा जाए तो सेन गुप्ता को ना कह के, हालांकि इस तरीके से नहीं आएगा कि भारत के प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, परंतु अगर जनक पूछेगा तो आप लोग जरूर नाम लगाइएगा विलियम उंट का, और वो भी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कब आया था? 1879 में शुरुआत में। किसने लाया था? विलियम उंट ने लाया था। कलकत्ता अपने जो है भारत में कब आया? तो 1915 में आया। किसने लाया? सेन गुप्ता ने लाया। बस बात खत्म, इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए, यहां से भी आपको 2 फैक्ट मिले, आगे बढ़ते हैं। विलियम मैकडूगल ने अपनी एक किताब लिखा, आउटलाइन साइकोलॉजी की चेतना शब्द का निंदा कर दी। अब देखिए आलोचना कर रहे हैं। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो ये आलोचना हो रही है सन 19वीं शताब्दी के अनुसार हो रही है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में तो विलियम उंट, विलियम जेम्स की भूमिका रही, जिसने कहा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान है। और आउटलाइन साइकोलॉजी की किताब में मैकडूगल ने क्या कर दिया, इसकी आलोचना कर दी। मैकडूगल 14 मूल प्रवृत्तियों में बहुत ही फेमस है, तो 14 यानी मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे कहा जाता है? मैकडूगल को कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, सिगमंड फ्रायड महोदय के बारे में उन्होंने भी 2 मूल प्रवृत्तियां दिया, एक इरोस का नाम दिया था, एक थेनाटोस। थेनाटोस जो शब्द है उसको प्राइड ने नाम दिया था थेनाटोस, उसको नाम प्राइड ने दिया था थेनाटोस। कहीं आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि फ्रायड का ये शब्द है ना। तो एक था मुमूर्षा, एक यूरोस जो है इरोस, ये शब्द याद रखिएगा। 20वीं शताब्दी आ गई आपके सामने। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोविज्ञान जो थे जेबी वॉटसन, और अगर हम बात करें यहाँ पे इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक इत्यादि जैसे विद्वान थे जिन्होंने व्यवहार का विज्ञान माना, और अभी तक चल रहा है ये। आपको क्लियर हो गया होगा कि आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में डेकार्ट, अरिस्टो, प्लेटो। 17वीं शताब्दी में क्या नाम बोला गया, बताइए जल्दी आप लोग। 17वीं शताब्दी में मस्तिष्क या मन का विज्ञान, वेरी गुड, किसका नाम? पंपनोजे, वेरी गुड वेरी गुड। 18वीं अमान्य रही। 19वीं शताब्दी में किसका नाम आया? विलियम उंट एंड विलियम जेम्स। 20वीं शताब्दी में किसका नाम आया? और 21वीं शताब्दी में यह भी चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नाम जेबी वॉटसन अहम भूमिका, नंबर 2 पे स्किनर, नंबर 1 पर जेबी वॉटसन, नंबर 2 पे स्किनर का नाम अवश्य याद रखिएगा। बस आगे बढ़ते हैं। फिर मनोविज्ञान में अगर हम कहें तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉटसन ने एक कथन कहा कि तुम मुझे एक ऐसा बालक दो, या तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। शायद मैंने इस पर आधारित एक बार प्रश्न आप लोगों से किया भी था, याद है किसी को? परसों की क्लास। हाँ परसों। हाँ, यही क्लास, मतलब मैं यही चीज़ बता रहा था कि ये स्टेटमेंट जेबी वॉटसन का है। साफ शब्दों में कहा है कि बच्चा एक कोरे कागज का होता है, आप जैसा भी देंगे मैं वैसा बना दूंगा आपको। यही तो कारण है जो आज व्यवहार का विज्ञान आप मानते हैं ना, ये व्यवहारवादी है, व्यवहारवाद का जनक है। ये व्यवहारवाद का जनक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक नहीं है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम उंट। हाँ, और वॉटसन व्यवहारवाद का जनक है, व्यवहारवाद का जनक है। और देखिए वुडवर्थ ने क्या बोला, कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का मस्तिष्क को त्याग किया। देखिए यहाँ पर इसने 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी को सब ऐड कर रहा है, और फिर उसके बाद अपनी चेतना का त्याग किया, आज वर्तमान में व्यवहार विधि का प्रयोग कर रहा है। तो वही वुडवर्थ की परिभाषा हो गई। अब बताइए, मैंने अभी आपको बताया भाई, यहाँ पे 16 शताब्दी लिख दीजिए, यहाँ पे 17 लिख दीजिए, यहाँ पे 18 को स्किप करके 19 को लिख दीजिए, यहाँ पर 20 लिख दीजिए, कंप्लीट हो गई।
परिभाषा, ये जिंदगी में नहीं भूलने वाला, वुडवर्थ का नाम। अब आत्मा का त्याग किसने बोला? केवल अगर आत्मा का त्याग की बात की जाए तो वुडवर्थ का नाम मत लगाइएगा। फिर तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टो का नाम आएगा किसी एक का। पंपानोजी का नाम आएगा मन का मस्तिष्क में केवल, तो वुडवर्थ का नाम मत लगाइएगा। तब किसका नाम लगाएंगे आप लोग? पंपानोजी का। चेतना का त्याग की बात आएगी तो वुडवर्थ का नाम मत लगाइएगा, विलियम वुंट, विलियम जेम्स का नाम लगाइएगा। वर्तमान में अगर व्यवहार का अगर आएगा तो या तो स्किनर होगा वहां पे, या वुडवर्थ होगा वहां पर, या वहां पे अगर हम बात करें तो वाटसन होगा। 3 लोगों का नाम हो सकता है यहाँ पे। तो अगर इन सबको एक साथ लेकर आ जाए तो भाई आंख बंद करके वुडवर्थ का नाम लगा दीजिएगा, कहीं आप उनके बारे में मत सोचने लगे, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार के आचरण का विज्ञान है भाई। ठीक है, तो मैकडूगल को छोड़ दीजिए, बाकी 2 परिभाषा होगी, बहुत है, काफ़ी है। ठीक है। मनोविज्ञान में अगर हम बात करें तो व्यवहार का अनुभव का विज्ञान कहा जाता है भाई। ये भी आप चाहते हैं तो स्किनर के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। बस आगे बढ़िए और देखते हैं मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। एक देखिए सामान्य मनोविज्ञान है, शाखाएं पूछा जा सकता है कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो एक सामान्य मनोविज्ञान हो सकता है, एक असामान्य मनोविज्ञान हो सकता है, एक तुलनात्मक मनोविज्ञान हो सकता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान हो सकता है, समाज मनोविज्ञान हो सकता है, औद्योगिक मनोविज्ञान हो सकता है, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास हो सकता है, किशोर मनोविज्ञान हो सकता है, प्रौढ़ मनोविज्ञान हो सकता है, विकासात्मक हो सकता है, निदानात्मक और उपचारात्मक क्लिनिकल मनोविज्ञान हो सकता है, परा मनोविज्ञान हो सकता है, और पशु मनोविज्ञान हो सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान हो सकता है। ये सारी क्या है, उसकी शाखाएं हैं। शाखाएं का मतलब होता है ब्रांच, जुड़े हुए हैं मनोविज्ञान से, ये जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो आपके पेपर में आए और पूछ ले कि बताइए मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो कोई शब्द आपको वहां पे लगेगा ही नहीं। देख सकते हो निदानात्मक अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है तो आप कह देना कि हाँ बिल्कुल है ये शाखा। प्रौढ़ तो आप जानते ही, किशोरा, बाल, औद्योगिक आप लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा, औद्योगिक भी है, इंडस्ट्रियल चीज़ें भी आ जाती हैं, कंपेयर भी है, असामान्य सामान्य भी है, पशु मनोविज्ञान भी है। कन्फ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। तो ये फैक्ट वाले प्रश्न आने वाले हैं, ऐसे कि नहीं आपको आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए जरा औद्योगिक मनोविज्ञान क्या है, ऐसे प्रश्न नहीं। औद्योगिक मनोविज्ञान में वो जो लोग काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड होगा ना। देखिए इंडस्ट्रियल, यहाँ पे अगर हम बात करें ना, ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है, जो है आप सबके लिए औद्योगिक मनोविज्ञान है ना। औद्योगिक मनोविज्ञान अगर हम अर्थों के रूप में देखते हैं तो यहाँ हमें इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक शब्द आता है। तो जहाँ पे औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान, जहाँ कर्मचारी और कार्यस्थल और संगठन का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। औद्योगिक मनोविज्ञान अगर कोई पूछ ले आपसे तो मैं आपसे मैडम कहूँगा एक ही बात, उसे आप ध्यान रखिए, आप बोल देना कि कर्मचारी, कार्यस्थल और संगठन का वैज्ञानिक अध्ययन जब आप करेंगे ना, वही औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। समाज मनोविज्ञान का मतलब समाज मनोविज्ञान में आप अध्ययन करोगे, प्रयोग में एक्सपेरिमेंटल यूज करोगे। तो ठीक उसी प्रकार से औद्योगिक में क्या यूज कर सकते हो, कार्यस्थल को, कर्मचारियों को, उनके संगठन को, यही तो अध्ययन कर सकते हो। अब भाई औद्योगिक का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप चले गए किसी कंपनी में, उसकी हम मशीन लेके चले गए, डाई लेके चले गए स्थापित करने, ये नहीं औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान उनका अध्ययन करना, कार्यस्थल का अध्ययन करो भाई, वहाँ पे टॉयलेट वगैरह है कि नहीं है, रेस्ट रूम है कि नहीं है। जी, तुलनात्मक में कंपेयर है ये मैम, ये बेसिकली तुलनात्मक मनोविज्ञान। यहाँ आपसे जो कंपेयर करेगा, कंपेयर मतलब एक प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे कोऑपरेटिव मनोविज्ञान की बात करना। कोऑपरेटिव मनोविज्ञान का अर्थ यहाँ पे हुआ कि जैसे मानव के अतिरिक्त अन्य पशुओं के व्यवहारों का जो अध्ययन होता है, तो उन चीज़ों पर जहाँ पे मानसिक प्रक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक हो जाता है वो तुलनात्मक हो जाता है। मानव के अतिरिक्त अन्य पशुओं के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन होगा वो तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा मैडम। विशेष रूप से गैर मानव पशुओं के जाति वृत्तिक के अंतर्गत देखा। जाति वृत्तिक का मतलब होता है एक प्रकार से साइकोलॉजिकल ही बात करता है, साइकोलॉजी में ही बात करता है, मनोविज्ञान में ही बात करता है, जहाँ पे उसके अनुकूल व्यवहार की बात करना, उसके विकास की बात करना, उसके मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है ना, वो तुलनात्मक अध्ययन का ही एक मुख्य केंद्र माना जाता है, तुलनात्मक अध्ययन का। ठीक है, और कोई पूछ लीजिए इसमें से, पूछ लीजिए। बस और सबको आ रहा सारा?
तब आगे बढ़ें। चलो अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान देखो, अब मनोविज्ञान आपका क्लियर हो गया। मैंने ऊपर मनोविज्ञान था, मैंने क्लियर कर दिया, हो गया कंप्लीट, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नाम आता है रुडोल्फ गोयकल ने। बात कर रहा हूं मैं शिक्षा मनोविज्ञान के तहत मनोविज्ञान शब्द का। रुडोल्फ गोयकल ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोयकल ने किया। और विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। अच्छा, कैसे मुक्त कराया विलियम जेम्स ने? मनोविज्ञान से कैसे मुक्त कराया विलियम जेम्स ने? मनोविज्ञान का मुक्त कराया दर्शन शास्त्र से। दार्शनिक है एक प्रकार का, ये दर्शन शास्त्र से। और फिर अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही हैं, जो मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी गई। देखिए यहां पे दो बातें केवल ध्यान रखिए। एक बात तो ये कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान का रुडोल्फ गोयकल है। दूसरी बात ये याद रखिए कि 1900 के दौर पे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, और जो विलियम जेम्स ने किया था। और विलियम जेम्स दार्शनिक है, ये आप जानते हैं। और जब दार्शनिक हो जाएगा तो हमें अगर मनोविज्ञान से मुक्त कराना तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा जोड़ दो भाई, मनोविज्ञान की शाखा बना दो, शिक्षा मनोविज्ञान हो गई मुक्त। मुक्त करने मतलब यही है, उसका मतलब छुटकारा नहीं है कि मनोविज्ञान से ही छुटकारा पा जाओ, इसका अर्थ ये नहीं था। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे ज्वाइन है ना? बता दीजिए, कुछ ही बच्चे ग्रुप में कोई मैसेज तो नहीं आया ना? चलो, शायद अभी तक तो नहीं आया। आदित्य सर कह रहे थे कि मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। बाद में थॉर्नडाइक एक विद्वान आए। थॉर्नडाइक जड़, टर्मन, प्रोबेल, हर्बल आदि प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट प्राप्त किया। छोड़ दीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है 1920 की। बात करते हैं प्रथम शैक्षिक की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फिर मिल गया। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान के थॉर्नडाइक को माना जाता है, और शिक्षा में जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया था। और उन्होंने अपनी एक किताब लिखा ईमेल, और जिसमें शिक्षा संस्कृत के शिच्छ धातु से बना है, ऐसे बातों का जिक्र किया। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन? थॉर्नडाइक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन? बोलिए, अरे भाई क्या कर रहे हो? विलियम जेम्स के विलियम उंट, बोलो। विलियम उंट, हाँ। व्यवहारवाद के जनक कौन? वॉटसन। बहुत बढ़िया, थोड़ा एक्टिव रहो वरना गड़बड़ हो जाएगा काम, सब प्रश्न आ जाएगा पेपर में, तो है ना। और शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन? थॉर्नडाइक। आगे बात करें तो कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान को देते हुए कहा है। मैं जैसे कि एक दो के बारे में बताऊंगा, बस ज़्यादा नहीं, आप ताकि समझ जाओ शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। रूसो एक विद्वान था। रूसो की एक किताब आई ईमेल, जिसमें शिक्षा शब्द का प्रयोग किया और शिक्ष धातु बना है, और ये संस्कृत का है। ये शिक्ष धातु जो है संस्कृत का है। तो रूसो ने कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है, जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। मैं अगर आपसे कहूं कि सेवार्थी एक पुस्तक के समान है, जिसका अध्ययन प्रत्येक सोशल वर्कर को करना चाहिए, और तब मैं आप समझ जाना कि मैं जो ये स्टेटमेंट बोला हूं रूसो के अकॉर्डिंग बोला हूं। क्योंकि प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी का मनोसामाजिक अध्ययन सबसे पहले ही करेगा। इस वजह से आप कह सकते हो कि रूसो यहाँ पे करेक्ट है। रूसो आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब यही है कि बालक के अध्ययन करो, वो किताब जैसा है। समस्याओं देखो, उसके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को देखो, उसके अंदर क्या चीजें हैं, नेगेटिविटी क्या है, उसको दूर करो, ये आपका काम है। फिर उसके बाद आता है क्रो एंड क्रो। विद्वान है क्रो एंड क्रो, लेकिन क्रो एंड क्रो की बात अगर मैं करूं, किशोरावस्था में परिभाषा देता है, ये वहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप समझ जाइए शिक्षा मनोविज्ञान कैसे बोला है। कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से ही वृद्धावस्था तक, जन्म से वृद्धावस्था तक, मतलब सोच लीजिए कि जन्म होते ही उस समय से लेकर वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का जो वर्णन है, जो व्याख्या है, वही शिक्षा मनोविज्ञान है। भाई आप जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक यानी मृत्यु पर्यंत तक
मृत्यु पर्यंत तक मतलब यही है कि जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है। आप ऐसा ना समझे कि मृत्यु होने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, तब तो कहाँ अध्ययन कर पाएंगे आप, है कि नहीं। तो वृद्धावस्था तक यह व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन करता है, उसकी व्याख्या करता है। तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। और यह आप लोगों में से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो बोला नहीं होगा अपने दोस्तों यारों से, भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती है कि नहीं, कभी भी सीख सकता है। आप लोगों में से सभी लोगों ने यूज कर रखा होगा। तो 2 परिभाषा ही आप लोगों के लिए एनफ है, ठीक है, आप लोगों के लिए एनफ है। बाकी यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का कोई भूमिका नहीं पूछी जाएगी। एजुकेशन शब्द की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एजुकेशन एजुकेटम शब्द से बना हुआ है और यहाँ पे इसका संधि विच्छेद किया गया। एक तरफ ई का अर्थ निकाला गया, दूसरी तरफ डूको का अर्थ निकाला गया। जो डूको है उसका मतलब बताया गया बाहर निकालना, और जो ई का मतलब बताया गया वो इंटर से यानी अंदर से बात किया गया। और भी आगे देख लेते हैं, परंतु यहाँ पे मैं आपसे कहूँ लैटिन भाषा का ये शब्द है एजुकेटम, लैटिन भाषा का, जहाँ 2 अर्थ बना रहा है। अर्थात शिक्षा का अर्थ होता है कि बालक के अंतर्निहित योग्यताओं के बाहर निकालना है। मतलब ये चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि जो आपके अंदर छिपी हुई चीज़ें हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, उसको बाहर निकालो। जैसे आपको एग्जांपल लेता हूँ, रानू मंडल का नाम सुना होगा, क्या नाम था, रेनू मंडल कि रानू मंडल? रानू मंडली था वो जो गाती थी। तो उसकी योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए किसी एक्टर ने उनको एक बार जो है बीच में लेके गए थे ना, फिल्मी दुनिया में बहुत उस समय बहुत फेमस हुई थी, है ना। तो वो क्या था, ये एक प्रकार का आप समझ सकते हो यहाँ पे एक एग्जाम्पल परिभाषा के रूप में, है ना, कि ये है अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालना, व्यवहार में परिवर्तित कर देना। यही शिक्षा का अर्थ एजुकेटम का अर्थ बताया गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 अन्य और शब्दों से हुई है। एक तो एजुकेटम आपने देख लिया, और भी 2 शब्द हैं, एक है एजुकेयर, एक है एजुसियर। जो एजुकेयर शब्द है इसका अर्थ बताता है, यहाँ का अर्थ होता है कि पालन पोषण करना, एजुकेयर का अर्थ। और केयर शब्द को ही ध्यान रख लीजिए, और केयर का मतलब होता है देखभाल, पालन पोषण बन गया। अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन करके उसमें परिवर्तन और परिमार्जित कर देना शिक्षा मनोविज्ञान का पाठ बन जाएगा। बस एजुकेयर का मतलब क्या, व्यवहार का अध्ययन करो, परिमार्जित कर दो, बदल दो उसको अध्ययन करके। भाई आप क्या करते हो सोशल वर्क में, क्या करते हो आप पहले सेवार्थी का अध्ययन करते हो, फिर उसको परिमार्जित करते हो, समाज की मुख्य धारा से जोड़ देते हो गया कंप्लीट, ये चीजें बन गई। आगे अगर हम बात करें तो यहां अगर हम बढ़ते हैं, यहां देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर को लेकर। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो वैज्ञानिक होती है, कोई काम ना क्रमबद्ध तरीके से होता है, ऊट पटांग नहीं होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या बोलता है, सोशल वर्क में साइकोलॉजी शब्द क्यों कहती है, साइकोलॉजी शब्द ये बोलती है कि आप किसी भी चीज को ना क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करो, वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग करो। आप विज्ञान की परिभाषा क्या होता है आपको मालूम होगा, सुव्यवस्थित संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आप लोगों ने बचपन से शायद यही पढ़ा होगा साइंस की परिभाषा, और वही वैज्ञानिक प्रक्रिया बताती है आपको कि सुव्यवस्थित तरीके से एक जो है क्रमबद्ध तरीके से आप किसी चीज को, आप ज्ञान को अर्जित करिए या आंकड़े को अर्जित करिए। इसी वजह से शिक्षा मनोविज्ञान की जो नेचर है कहती है काम की क्रमबद्धता से करो, वही प्रकृति है उसकी, नेचर है वो। हम नहीं कहते भाई तुम्हारा नेचर कैसा है, भाई बड़ा सॉफ्ट नेचर है, हमेशा ये आदमी जो है बहुत ही सॉफ्ट बात करता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर कैसा है, वो प्रकृति का अध्ययन करता है। प्रकृति का मतलब यहाँ पे नेचर का मतलब ये हुआ ना क्रमबद्धता को बताना। इसमें नियम और सिद्धांत का प्रयोग होता है, कोई काम नियम से होता है, प्रिंसिपल के आधार पे होता है ना। और ये जब आप काम करेंगे ना तो वो जाहिर सी बात 110% सही कार्य होगा। वो पता चले आपने सुन लिया उसकी समस्या ये है, और फिर आपने एक्सपेरिमेंटल तुरंत थेरेपी वगैरह देना शुरू कर दिया, बातों से थेरेपी देना शुरू कर दिया, शाबाश बोल दिया, भाई चलो एक काम हो गया शाबाशी का, ठीक है। फिर आपने कुछ चीज़ें बता दिया, हो गया। ऐसे थोड़ी काम होता है। उसके लिए आपके पास नियम होने चाहिए, उसके पास आपके पास सिद्धांत होने चाहिए। बदलने के लिए भाई कोई सिस्टम होता है, उसे आत्मनिर्णय का सिद्धांत लागू करिए, उसको पहले स्वीकृति दीजिए, उसकी बातों को गोपनीयता का सिद्धांत के रूप में रखिए। तो ये सारे सिद्धांतों को फॉलो करिए। किसी भी मनोवैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका कि निरीक्षण किया जा सके। और जाहिर सी बात है जिसका हम निरीक्षण ही नहीं कर सकते उसका क्या अध्ययन करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो हमें मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक पद्धति से हम उसका अध्ययन करेंगे जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। और शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करता है,
और जिसका हम निरीक्षण कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो व्यवहार का तो अध्ययन करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो व्यवहार का अध्ययन तो होता ही है, ये नेचर है, वो व्यवहार का अध्ययन अवश्य करेगा शिक्षा मनोविज्ञान। फिर कहता है व्यवहारात्मक जो है, व्यवहारात्मक पक्ष और शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन करेगा। अच्छा देखिए, सोशल वर्क 85% 85% व्यवहारात्मक पक्ष पर बात करता है, 15% शैक्षणिक परिस्थितियों पर बात करता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान में। ये सोशल वर्कर इस तरीके से भूमिका निभाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, और ये बात आपको मैंने शुरुआत में बताई क्योंकि इसका नेचर यही है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विधायक विज्ञान है, मतलब सकारात्मक कहने का मतलब ये हुआ ना कि पॉजिटिव काम करता है, ये नेगेटिव काम नहीं करता। नेगेटिव करने का मतलब ये कि भाई एग्जैक्ट तुरंत ही आपने उसके ऊपर क्या किया भाई, दंड जैसी प्रक्रिया को लागू कर दिया, नकारात्मक। आपने उसकी अवहेलना करना शुरू कर दिया, आलोचना करना कर दिया। ठीक है, जैसे आपको अगर मैं कहूँ तो अच्छा, जैसे आप कभी किसी डेटा को अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो डेटा लेने का तरीका होता है। जैसे अगर कोई डेटा आपने लिया, अच्छा ये ऐसे हुआ था, फिर आपने इसमें अपनी भूमिका किस तरीके से निभाया, अच्छा आपने ये कर दिया था काम। तो इस तरीके से बातों बातों से उससे आप डेटा कलेक्ट करेंगे ना, तो सकारात्मक विज्ञान का दृष्टिकोण बताता है आपको, पॉजिटिव, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपको जो क्लाइंट है सामने वाला वो देगा डेटा आपको खुद नहीं। जिसको आप लोग साधारण शब्दों में क्या बोलते हैं, चापलूसी बोलते हैं। कहते नहीं ये आदमी चापलूसी कर रहा है उसका, लेकिन समझिए यहाँ पे सोशल वर्कर ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे सोशल वर्कर बेसिकली सकारात्मक दृष्टिकोण का अपना रूल अपना रहा है वो। अच्छा आप ये कर रहे थे, ओके, फिर तो ऐसे भी हो सकता था, है ना। लेकिन वहां पर ऐसे में अगर हो सकता था, अगर आप बोल रहे थे ना, तो निगेटिव शब्द मत बोलिएगा, पॉजिटिव बोलिएगा उसके सामने, ताकि वो अंदर से मोटिवेट हो सके। और जब वो अगर निगेटिव भी हुआ होगा ना, तो भी आपसे बता देगा वो कि हाँ सर यहाँ पे वो चीजें नहीं हो पाई थी, है ना। तो ऐसे आप डेटा को कलेक्ट करिए। फिर कहता है जो शिक्षा में कब कैसे कहाँ आदि प्रश्न जो उठते हैं, देखिए मैं यहाँ पे देखो वही चीज बता रहा था आप लोगों से, कब कैसे कहाँ आदि प्रश्न जो उठते हैं ना, उत्तर ध्यान केंद्रित कर देता है। सिंपल सी बात है, आप पूछो क्या कैसे, अच्छा आपने ऐसे कर दिया, ठीक है ये हो गया काम, तो ऑटोमेटिक डेटा मिलना शुरू हो जाता है ना। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं में क्या क्यों कैसे से संबंधित है। मतलब आप सोच लीजिए, अतीत की अपेक्षा ज्यादातर सकारात्मक अगर बात करता है ना, तो ये वर्तमान की घटनाओं पर बात करता है। अतीत का मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल का मतलब होता है पास्ट की बातें कर रहा है ये। और यह नियम और सिद्धांत पर सार्वभौमिक है। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो प्रिंसिपल होता है वो सार्वभौमिक ही होता है, थ्योरी कभी सार्वभौमिकता पर आधारित नहीं होती है। और मनोविज्ञान का हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। बस ये आपका क्लियर हो गया। वहीं अगर हम बात करें सोशल वर्कर कैसे इसको यूज कर सकता है, परंतु यहाँ पे देखो शिक्षक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सोशल वर्कर एक शिक्षक की भूमिका निभाता है। क्योंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या हो सकती है, कैसे आप प्रयोग करोगे, अप्लाइड प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर बात को समझिए। स्वयं को पहचानने में सहायक होता है, ये बहुत बेटर होगा एक शिक्षा मनोविज्ञान का जब प्रयोग करेंगे। बालक को पहचानने में सहायक होगा, ये बेटर होगा। शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत और व्यापक बनाने में भी सहायक होगा। किसी भी प्रकार की क्लास में शैक्षणिक प्रस्तुति को जागृत करने में सहायक होगा। बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और समदृष्टि भाव अपनाने में भी सहायक होगा। बालकों के चौमुखी विकास, चौमुखी विकास का मतलब ये होता है कि मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिकता का विकास, है ना, भाषाई विकास इत्यादि जितनी चौमुखी विकास की बात करता है बालक की, उन सभी पर काम करेगा और उनके लिए उचित शिक्षक विधियां अपनाने में सहायक भी हो जाती है। बालक को अभिप्रेरित करते हुए उनके रुचि को जागृत कर, रुचि का मतलब एक अभिरुचि होता है, इंटरेस्ट होता है, उसको जागृत करेगा, चैतन्यकरण के रूप में लेकर आएगा आप सबको, है ना। ये चीज़ें बन जाती है। मूल्यांकन की नई नई विधियों का प्रयोग करना भी इसी में यूज़ होता है। नए नए तरीके, नई नई चीज़ें, जैसे आपने भाई अगर यूज़ कर रहे हैं भाई कि कितना % बालक के अंदर सुधार आया, तो अब आपको लगा कि भाई नहीं समझ पा रहे हैं हम, तो टेस्ट ले लिए, टेस्ट के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से हमने निकाल लिया जानकारी। तो मूल्यांकन करते समय आप कोई भी टेक्निक यूज करते हैं, मूल्यांकन करते समय लिखित भी प्रक्रिया हो सकती है, अलिखित भी प्रक्रिया हो सकती है, दोनों यूज कर सकते हैं। सिंपल है और कुछ नहीं इसमें। बस यहाँ पर आपका शिक्षा मनोविज्ञान समाप्त हो गया। आगे बढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाने की कोशिश करेंगे। हम सभी लोग लर्निंग पर आते हैं, जो कि एग्जाम में प्रश्न बनाता है। शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का ही पार्ट ही है, सोशल वर्क में भी ये पूछा जाता है। तो सीखना, लर्निंग का मतलब होता है सीखना।
लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखना। मतलब इसको शुद्ध हिंदी में अधिगम बोला जाता है। उत्तर प्रदेश वाले राजश्री टंडन की बात कर लूँ या TCS की बात अगर कर लूँ तो हो सकता है ऐसे ही शब्द का प्रयोग करें वो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अधिगम, अधिगम का मतलब सीखने की क्रिया। तो यहाँ सीखना की अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है BF स्किनर का। BF स्किनर की इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसको IMP कर लीजिएगा, सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये एग्जाम में CTET में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक होता है प्राइमरी लेवल पर और माध्यमिक टीचर के लेवल पर, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, सीखना व्यवहार का क्या है? उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, यही आपके लिए काफ़ी है कि लर्निंग किसे कहते हैं। और अगर आप जानना है तो क्रो एंड क्रो को जान सकते हैं। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अर्जन मतलब एटीट्यूड का अर्जन है, मतलब एक्वायर करना किसी चीज़ को। सीखना आदत, ज्ञान, आदत हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, कौशल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है सीखने में, है ना। वो चीज़ें बनती, तो यहाँ पे उसको सीखना अनुभव और प्रशिक्षण और द्वारा जो है व्यवहार में परिवर्तन करता है, ये भी सीखना हो सकता है। नवीन ज्ञान, नवीन परिस्थितियों के प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने को भी कह सकते हैं हम लोग। तो लर्निंग कई टाइप से हो सकती है। लर्निंग का मतलब ये थोड़ी कि कोई एक ही चीज़ें हो कि जिसके माध्यम से आप कहें कि लर्निंग इसी तरीके से हो सकती है, कोई वही चीज़ें कर सकती है ना। लर्निंग कई जगह पर अपनी भूमिका निभा सकती है। स्पष्ट हुआ? बता दीजिए एक बार। चलो, कोई दिक्कत अगर आप लोगों को आ रही होगी, कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं अवश्य उसको फुलफिल करने की कोशिश करूँगा, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए अधिगम की विशेषता क्या हो सकती है, ये आप लोगों के लिए बना सकता है। मैं आपको बता दूँ अधिगम के बारे में। जिस समय सबसे पहले जब बता रहे थे BF स्किनर महोदय ने, तो एक शब्द BF स्किनर ने बोला कि स्किनर ने कहा कि अधिगम के सिद्धांत के उसके कई नाम बताए गए। हालांकि स्किनर के सिद्धांत का जो सारांश बताया गया कि वो बताया गया कि कोई प्राणी किसी अनुक्रिया को तभी जारी रखेगा जब उसे उस अनुक्रिया से कोई फायदा या पुरस्कार मिलेगा। ये बात थी स्किनर की, परंतु अभी हम देखते हैं आगे। चलो यहाँ पे तो अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब सीखना। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, ये बात आप लोग जानते हैं सभी लोग, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं होगा कि जो नहीं जानता होगा। जीवन पर्यंत चलता है ये अधिगम, लर्निंग। हमेशा कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता रहता है ना, उसको बोलते हैं लर्निंग। फिर अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, जो भी चीज़ें आप सीखते हैं ना उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना भाई, कुछ ना कुछ उद्देश्य ही होता है सीखना। और अधिगम व्यवहार में परिवर्तन भी करता है। अधिगम क्या करता है, जो सीखते हैं आप ना, वो व्यवहार में भी परिवर्तित हो जाता है। आप लोग नहीं कहते भाई, आप अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छा व्यवहार सीखोगे, बुरे के साथ रहोगे तो बुरा व्यवहार सीखोगे। वही प्रक्रिया बता रहा है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की पार्ट बन जाता है। अधिगम विकास भी करता है। अधिगम अनुकूल होना, अनुकूलन का मतलब समान होने की बात करता है अधिगम, है ना। परिस्थितियां मतलब कैसे करती है, एडेप्टिव होने की बात करता है, पॉजिटिव होने की बात करता है, बिल्कुल सही। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम विवेकपूर्ण होता है। अधिगम निरंतर चलता रहता है। अधिगम ऐसा नहीं कि आप अभी कर लिए तो रुक गया, 18 साल हो गया, अब 18 साल के बाद अधिगम नहीं कर सकते हो भाई। 18-21 साल आप वृद्धि रोक सकते हो, लर्निंग थोड़ी ना रोक सकते हो आप किसी चीज़ को, है कि नहीं। अधिगम खोज हमेशा करता रहता है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया होता है। जैसे आप में से कोई बच्चा है भी हमेशा पूछता रहता है, मतलब वो क्या है, एक्टिव है, वो सक्रिय है, इसलिए अधिगम एक प्रकार का सीखने का उसके अंदर ललक है ना। तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक होता है, बिल्कुल व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक भी होता है। बहुत बच्चे इसको व्यक्तिगत नहीं मानते, केवल सामाजिक ही मानते। परंतु मैं आपसे बता दूं कि एग्जाम में आप लोगों से अगर प्रश्न पूछता है अधिगम और जो है व्यक्तिगत और सामाजिक, तो दोनों ऑप्शन में आएगा A और B करके, तो A और B के ही आप चुनाव अवश्य करेंगे, क्योंकि दोनों आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर है। अधिगम एक नया कार्य करता है, बिल्कुल सही है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम वातावरण की एक उपज है। अधिगम विकास है। ये सारा एक प्रकार का लर्निंग की विशेषताएं हैं। बस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में जैसे अगर बात करूँ तो वातावरण है, आपका परिपक्वता है, बालकों के शारीरिक और स्वास्थ्य विकास है, विषय शिक्षण स्वरूप है, सीखने के लिए समय, थकान है, प्रेरणा भी है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ आप लोगों से यहाँ पर, जैसे आपने नाम सुना होगा एक वातावरण और एक जो है वंशानुक्रम। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जहाँ वंशानुक्रम की बात होती है, वंशानुक्रम बेसिकली आपको बता दूं वो हेरिडिटी है।
वंशानुक्रम वो हेरिडिटी है। जैसा कि आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं, कुल टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बोलिए जरा एक बार? 46। जिसमें अगर मैं इसको दो भागों में डिवाइड करता हूँ तो आप अगर आप डिवाइड करेंगे तो 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पाए जाएंगे मेल में और 23 पाए जाएंगे फीमेल में, याद रखिएगा। और मैं आपसे बता दूं, यहाँ आपको जो 23वां जोड़ा ये बना रहा हूँ मैं, 23वां जोड़ा, कौन सा जोड़ा? 23वां जोड़ा। ये 23वां जोड़ा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लिंग निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? लिंग निर्धारित करता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये याद रखिएगा कि वंशानुक्रम आपको यहाँ पर क्या बताता है, इसके अंतर्गत रंग, ऊंचाई, शारीरिक संरचनाएं वगैरह देखने को हमें मिलती है वंशानुक्रम में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। जो परिपक्वता की बात करता है वहां पे अस्थाई की बात करता है। परिपक्वता का मतलब क्या होता है? अस्थाई की बात करना, है ना। जैसे अगर मैं वृद्धि की बात करूँ ना, तो वृद्धि किस पे आधारित होती है? वंशानुक्रम पे आधारित होती है। वृद्धि किस पे आधारित होती है? वंशानुक्रम पर आधारित होती है, याद रखिएगा। विकास किस पे आधारित होता है? विकास वातावरण पे। वंशानुक्रम में अगर मैं बात करूं तो कितने % भूमिका निभाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर अनुपात के रूप में पूछे तो 37 लगाइएगा इसका, और विकास का अगर अनुपात के रूप में पूछे तो 63 लगाइएगा वातावरण का। अगर वातावरण का, ये एग्जैक्ट एस के मंगल की किताब अगर आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी की, उसमें आपको देखने को मिलेगा। रेशियो के रूप में अगर पूछता है तो आप लगाइएगा। परसेंटेज के रूप में पूछता है तो वंशानुक्रम को 40% पे रखिएगा और वातावरण को आप 60% पे रखिएगा, ठीक है। 60% आधारित है विकास पर वातावरण, 40% आधारित है वंशानुक्रम पर अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, विकास, सॉरी विकास नहीं, हेलो, वृद्धि। हाँ सर एक चीज पूछना था, ये वंशानुगत और वातावरण में आप 37 ये नंबर बता रहे थे शुरुआत में, और फिर ये परसेंटेज, ये दोनों का डिफरेंस? देखिए, वो रेशियो में बता रहा था। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। हाँ, अनुपात के रूप में अगर आएगा तो अनुपात के पेपर में आपके लिखा रहेगा, तो आप वहाँ पे पढ़िएगा तो वातावरण लिखा रहेगा पहले, तो वातावरण का 63 हो जाएगा, और अब फिर वंशानुक्रम का पूछेगा तो वो आपका 37 बन जाएगा। परसेंटेज के रूप में आएगा तो आप 60% रखिएगा वातावरण को और 40% रखिएगा आप किसको? वंशानुक्रम को। ये एग्जैक्ट डेटा के रूप में आता है भी है, प्रश्न आते हैं इस तरीके का, ये प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बन जाता है प्रभावित होने के कारण। सीखने की इच्छा और अध्यापक को सिखाने की प्रक्रिया, सीखने की विधि और संपूर्ण परिस्थितियाँ, ये एक प्रकार से प्रभावित करने के क्या बन जाएंगे? आपके कारक हो जाएंगे। चलिए, तो ये चीज़ें आपको तो पता होनी चाहिए भी। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे हम सभी लोग अधिगम के सिद्धांत, कुछ नियम, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, जिसमें भूमिका ईएल थॉर्नडाइक की देखने को मिलती है। ईएल थॉर्नडाइक की बात अगर हम करें तो ये एक ऐसे विद्वान हैं ईएल थॉर्नडाइक, जो कई बार एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, अधिगम के सिद्धांत में, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इन्हीं का नाम मैंने बताया था ना, थॉर्नडाइक का, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। जी। हाँ, और याद रखिएगा कि इनके अलावा मनोविज्ञान में कई महत्वपूर्ण इन्होंने अपना योगदान दिया, और इस भाग में हम उनके बारे में दिए गए कुछ सिद्धांत होंगे उसको पढ़ेंगे, और कुछ नियम है उनको पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको शुरुआत करता हूं, देख लीजिए। कुल नियम 8 बताए, जिसमें से 3 नियम प्रमुख बताया गया, प्रमुख को कहा जाता है मुख्य, और जिसमें से 5 बताए गौड़, गौड़ को कहा जाता है द्वितीयक। याद रखिएगा, इसको सहायक नहीं बोला जाता है, लेकिन आप कह सकते हो। यहाँ पे देखिए लिखा भी है सहायक नियम, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पे रिलेट कर दिया कि वाल्टर एंड्रास फ्रेडलैंडर की बातें, है ना, तो इसलिए। तो गौड़ आप सेकेंडरी, द्वितीयक, सहायक नियम बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो याद रखिएगा 5 होंगे सहायक, 3 होंगे मुख्य, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा आप सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्य मतलब 3 नियम कौन कौन से? एक नियम है तत्परता का नियम, एक है अभ्यास का नियम, एक है प्रभाव का नियम। किसका किसका? अभ्यास, तत्परता, प्रभाव। अब अच्छा देखो, तत्परता का नियम क्या होता है मैं आपको बता दूं। बेसिकली आपको बता दूं कि ये थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था, लर्निंग को, भूखी बिल्ली पर। तो नीड थी, मानसिक रूप से वो तैयार करता था। अभी कोई भूखा है
तो वो मानसिक रूप से भोजन प्राप्त करने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ जो तत्परता का नियम बताया गया, बिल्ली का भूखा होना उसे पिंजड़ा खोलने के लिए तैयार करता था, जो तत्परता का नियम बताता था। आप देख सकते हैं किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो वह आसानी से कर पाएगा, तत्काल कर देगा अगर तत्पर रहेगा तो, है कि नहीं। आप भाई किसी को जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो कि आप काम करो, ये करो वो करो, तत्पर है तो करेगा। अब ये अलग की बात है, ऑफिस में काम कर रहे हो, बॉस बने हो, ये तुम्हें फाइल देनी है भर के, तो भाई उसे करना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी कर रहा है। लेकिन भाई क्या है, नहीं करेगा तो उसको पैसे नहीं दोगे आप लोग। दूसरा होता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या बोलता है? अभ्यास का मतलब, कभी कभी एग्जाम में आपको बता दूं क्या लिख के आ जाता है, ये बात कर रहा हूं यूपी की, प्रयास लिख सकता है, प्रयास। तो आपको मालूम होगा चाहिए प्रयास में कि पहले ही बार में बिल्ली सही अनुक्रिया करके पिंजरा नहीं खोल पाती है। अभ्यास, मैं कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि भाई बिल्ली अगर किसी चीज पर काम कर रही है तो यहाँ पे लीवर है, उसको भूख लगा, यहाँ पे बिल्ली बैठी है ना, ये बिल्ली है मान लीजिए, ठीक है। अब जब तक लीवर दबेगा नहीं तब तक गेट खुलेगा नहीं, और बाहर रखे हुए मछली के टुकड़े। तो भाई अब जरूरी तो नहीं है कि बिल्ली एक ही बार में सीधी चली जाए, बिल्ली तो ऐसे भी तो हो सकता है, इधर से भी तो जा सकती है, घूम टहल के आएगी तब फिर यहाँ पे लीवर दबाएगी, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये अभ्यास करेगी, 2-3 बार इस तरीके उस तरीके से करेगी तो फिर एक बार जाएगी जाके दबा देगी बिल्ली। तो ये बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि पहले ही बार में बिल्ली सही अनुक्रिया नहीं कर पाती है, उसके लिए कई बार उसे प्रयास करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। हालांकि यहाँ पे हिंदी का एक दोहा लिख दिया गया है, मतलब आप करते रहिए अभ्यास, है ना, अभ्यास आपको बराबर करते रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे बिल्ली क्या कर रही थी, अभ्यास ही तो कर रही थी, यहाँ तक इधर जा रही फिर इधर जा रही है, ठीक है, तब जाके पिंजरा दब रहा, वही बात है। तो इन्होंने कहा कि इसमें प्रयास किया तब जाके खोला। तो इसमें 2 नियम बनते हैं, एक उपयोग का नियम होता है, एक अनुपयोग का। उपयोग का क्या होगा, देखिए जरा, यदि कोई कार्य पहले किया गया हो, जब उसको दोबारा किया जाता है तो उसे हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात वो अस्थायी होता है। कहने का मतलब, अब ध्यान से समझिए, मैंने कहा ये पिंजरा है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है भाई, ये देखिए ये लीवर है, ये गेट है, यहाँ पे मछली का टुकड़ा है। अब ध्यान से देखिए कि बिल्ली पहले तो इस तरीके से गई, फिर उसके बाद इस तरीके से गई। हो सकता है कि एक बार कभी तो ऐसा भी तो होगा तो बिल्ली तो ऐसे भी तो गई होगी, ऐसे भी तो गई होगी, सीधा सीधा भी तो गई होगी कभी बिल्ली, हाँ या ना बोलो। हाँ, तो जब ये सीधा चली गई तो यहाँ पर उसको जल्दी मिल गया होगा, तो यहाँ ये जो उसको जो दोबारा किया जा रहा है तो उसे वह जो है हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात वह अस्थायी हो जाता है। तो हो सकता है कि वो दोबारा वाला जो एक्टिविटी करेगी तो उसे क्या जरूरत है घूम के जाने में, भाई लर्निंग है, सीख रही है, बिल्ली भी तो सीख रही है, लर्निंग है, तो हो सकता है दोबारा थोड़ी इस तरीके से बिल्ली जाए, वो इसी तरीके से जाए। आप कभी अंदाज लगाइएगा, करिएगा, देखिए कभी दूध रख के देखिए अपने घरों में, बिल्ली क्या करती है, पहले दिन थोड़ी ना पा जाती है, इधर उधर जाएगी, घूमेगी, टहलेगी, लेकिन जैसे ही एक दिन दूध हो पा जाती है तो दूसरे दिन अगर गेट खुला रहता है ना, गायब कर जाती है बिल्ली दूध, है कि नहीं, पता ही नहीं चलता है कब आई कब चली गई पी के, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये उपयोग का नियम है। अनुपयोग का नियम वो है कि यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते, ठीक है, पुनः नहीं करते, और तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देगा। तो अब आप काम को छोड़ दिए, भाई 1-2-3 महीने बाद ना जाए बिल्ली, हटा दो पिंजरे को, फिर ला के रखो, थोड़ी ना फिर उसके बाद उसको याद रहेगा। टोटली मिला जुला अगर मैं बात करूं, यहाँ सोशल वर्कर मैथ का प्रयोग का यूज कर रहा है एक प्रकार से। अभ्यास करोगे, मतलब एक एक्टिविटी को वो बार बार हाँ, कर रहे हैं तो वो फिक्स हो जाती है। बिल्कुल। मैं अगर आपसे ये लर्निंग विधि जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी क्या है भी, लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, जिसको हम लोग अधिगम अक्षमता बोलते हैं, आईडी के लिए भी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी, ऑटिज्म, एडीएसडी भी है, और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर उसके अंतर्गत भी आता है ये। और बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि 21 टाइप की डिसेबिलिटी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो किया था, 21 टाइप की डिसेबिलिटी ऑक्यूपेशन थेरेपी में दिया जाता है सर, किस ऑक्यूपेशन थेरेपी में। ऑक्यूपेशन थेरेपी
देखिए सर, ऑक्यूपेशन थेरेपी में आप यूज कर सकते हो। ऑक्यूपेशन बेसिकली व्यावसायिक चिकित्सा होती है ये। जी जी, तो उसमें इस सिस्टम का प्रयोग करते हैं सर। नहीं 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 सर, ऑक्यूपेशन थेरेपी बेसिकली क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। देखो, यूज तो आप कर सकते हो अभ्यास, परंतु ऑक्यूपेशन फाइन मोटर पर बल देता है। याद रखिएगा, किस पे बल देता है? फाइन मोटर पर और ग्रॉस मोटर पर। याद रखिएगा, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर पर। परंतु मैं आपसे बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि सोशल वर्कर जब कोई काम करवाएगा बच्चे को, तो उसे बार बार उस एक्टिविटी को करवाता है, एक्टिविटी को बार बार करवाता है वो, है ना। तो वो एक्टिविटी को बार बार जब करवाएगा तो उस बच्चे को जेहन में याद रहता है ना। थेरेपी क्या होती है ऑक्यूपेशन थेरेपी में? फाइन मोटर में भी वो चीज़ें यूज तो होती है, ऐसी बात नहीं। फाइन मोटर के लिए अगर मान लो बीट्स निकाल रहा है, बीट्स डाल रहा है, बार बार आप करवाएंगे तो उसका उपयोग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक दिन वो बच्चा पेन पकड़ लेगा, फाइन मोटर उसका डेवलप हो गया। फिर भाई पेन पकड़ लिया, फाइन मोटर डेवलप हो गया, तो उसके लिए बार बार वो करवा सकता है, ऐसा हो सकता है। परंतु यहाँ पे अगर हम बात करें यूज़ करने के लिए बेसिकली कि ऑक्यूपेशनल जो है थेरेपी इसी का यूज करता है, अभ्यास का ही, तो वो कहना उचित नहीं होगा। वो बेसिकली केवल फाइन मोटर ग्रॉस मोटर पर ही काम करता है ना। और ये सोशल वर्कर यूज करता है, स्पेशल एजुकेटर इसको यूज करता है। अनुप्रयोग आगे बात करेंगे। एक प्रभाव का नियम होता है। प्रभाव का मतलब क्या होता है कि यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे। यदि कार्य को करने से हमें संतोष जो है असंतोष होता है तो उस कार्य को हम दोबारा नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर मछली का टुकड़ा नहीं मिलता, दोबारा थोड़ी ना बिल्ली दबाती लीवर, क्यों? वही चीज़ है ना। तो इसका मतलब ये है कि भोजन पाकर बिल्ली संतुष्ट हुई और प्रभाव के नियम का उदाहरण बन गई। बस सिंपल सी बात है, ये 3 नियम याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं गौड़ और सहायक नियम के। 3 नियम भूलिएगा मत। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, 3 नियम भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पे बात करते हैं, सहायक और गौड़ पे। एक है बहु प्रतिक्रिया नियम। देखिए, बहु प्रतिक्रिया नियम का मतलब होता है बहु अनुक्रिया का नियम। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी अनुक्रिया होगी तो गलत अनुक्रिया भी तो होगी। तो जब आप कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाते हैं और उसमें सही प्रतिक्रिया का भी पता चलता है, भविष्य में वो काम भी आ जाती है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी जहाँ पे क्रियाएं होती है उसे बोला जाता है बहु अनुक्रिया, बहु प्रतिक्रिया। जाहिर सी बात है। मनोवृत्ति का नियम होता है। मनोवृत्ति बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो एक एटीट्यूड की बात करता है, मानसिक दशा की एक बात करता है ये। तो बेसिकली जब मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, किसी कार्य को मनोवृत्ति और मन और मेहनत से करेंगे तो वैसे ही आपको सफलता मिलेगी। ये बात आप जानते हैं। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एटीट्यूड आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लोग बोलते भी हो बोलचाल में, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है लेकिन आपने अधूरा छोड़ दिया। अरे एटीट्यूड किस रूप में है? पॉजिटिव में रूप में, निगेटिव रूप में? आपके अंदर बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत निगेटिव एटीट्यूड है। फीमेलों का बहुत ही फेमस शब्द है ये भाई, एटीट्यूड वाला। और बड़ा ये पे यहाँ पे जानती हो, चिढ़ जाते हैं फीमेल, है ना भाई? सही बात है, गलत सुनीता मैडम? सिर्फ नेगेटिव में बोलते हैं, अच्छा, एटीट्यूड है ना, तो इसलिए नहीं किया। हाँ, महिलाएं काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती हैं एटीट्यूड शब्द से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंशिक अनुक्रिया। देखिए, आंशिक क्रिया का नियम होता है किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर। आंशिक मतलब क्या होता है? बेसिकली कम, छोटा, थोड़ा सा। इसी को अब क्या यूज कर सकता है एसजीपीजीआई? तथ्यों के पूर्व सामर्थ्यता शब्द, इसी को बोला जाता है, यूज कर सकता है। तथ्यों की पूर्व सामर्थ्यता, ये आंशिक क्रिया का नियम बताता है। जब पूरे भाग पर नहीं केवल एक भाग पर काम करो तो आंशिक होता है। एक भाग पर काम करो, लाइक मैं बताता हूं, देखो, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर कार्य किया जाता है तो उस कार्य को हम सफलता अधिक मिलती है। पता है कारण क्या? आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको टास्क एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कितने लोग जानते हो टास्क एनालिसिस? टास्क से जानते हैं। टास्क एनालिसिस का मतलब होता है कार्य का विश्लेषण। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा आपके एसजीपीजीआई में आ गया और हो सकता है उसे शैक्षणिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, भाई अब जाहिर सी बात है 6 साल 5 साल का बच्चा है तो जाहिर सी बात है उसे बेसिक जानकारी आप तो देंगे। तो उसी कार्य को आप लोग क्या करना, जब पढ़ाना या जब उसे आप थेरेपी देना तो उसे छोटे छोटे भागों में करके सिखाना। लाइक अगर वो मान लीजिए जूते का लेस नहीं बांध पाता है तो पहले तो आप उसे ये बताइए कि जूता वो और लेस क्या वो उसके पास आइडेंटिफाई है,
ये पहला स्टेप करिए। आइडेंटिफाई होने के बाद क्या उसका हाथ फाइन मोटर पर काम कर रहा है, ये दूसरा स्टेप रखिए। तीसरा स्टेप रखिए कि वह जो है, जो लेस है वो जूते के जो छिद्र होता है, जो छेद होता है, उसमें वो होल में डाल पा रहा है या नहीं डाल पा रहा है, इसको बताइए। फिर उसके बाद उसको जो एक क्रॉस माध्यम से कर रहे हो या सिंपल माध्यम से कर रहे हो उसको मेंशन करिए। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आप उसको पढ़ाएंगे, बताएंगे ये छोटे छोटे भागों में के माध्यम से काम करें। इसको बोला जाता है टास्क एनालिसिस कहा जाता है, टास्क एनालिसिस कहा जाता है। तो यानी पूरे भाग पर ना होकर एक लक्ष्य पर आप जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। यहाँ पे आप देखिए एक इन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया, सचिन तेंदुलकर को जैसे बात की गई क्रिकेट को लेकर, है ना, इनको क्रिकेट को लेकर बात कही गई। आगे बात का आत्मीकरण का सिद्धांत, नियम। आत्मीकरण का नियम क्या होता है? बेसिकली अगर हम आत्मीकरण का नियम बात करते हैं तो ये समानता का नियम बताता है, एक प्रकार से सादृश्यता का नियम बताता है। जैसे अगर मैं एक बात करता हूँ सिंपल से, मैं कहता हूँ कि पहले और बाद के नियम, पहले और बाद के नियम, एक बच्चा एक दिन स्कूल जाता है, वह 2 अक्षर सीख कर आ जाता है। एक बच्चा एक दिन स्कूल जाता है तो 2 अक्षर सीख कर आ जाता है, और दूसरे दिन वह जब जाता है तो वहां पर वो 2 अक्षर और सीख के आता है। पहले दिन 2 अक्षर सीखा, दूसरे दिन 2 अक्षर सीखा तो वो साहचर्य का नियम, लाइक पहले दिन गया वो AB सीख के आया, दूसरे दिन गया तो वह CD सीख के आ गया, है ना भाई। तो यहाँ पे अगर जो प्रक्रिया बनी है एसोसिएट के बनी है, एसोसिएट का मतलब क्या होता है? सादृश्यता समानता का नियम को फॉलो किया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप AB थे तो आपने CD से पढ़ाना शुरू कर दिया, उस बच्चों को AB आता था। करंट, यहाँ पे करंट लेवल देखा जाता है उसका, क्या वो AB भूल तो नहीं गया है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर वहीं AB से ही सिखाना होगा आपको, C और D तक जाना होगा आपको CD से नहीं सिखाना है, आपको AB से ही सिखा के लेके जाना है। अगर छोटे बच्चों को इस तरीके से पढ़ाओगे तो उनको अंदर जल्दी लर्निंग होती है, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। आज आपने AB सिखा दिया, जैसे अगर आपने आज 2 तक टेबल याद करा, 2 3 याद करवा दिया, अब 2 3 याद करवा दिया तो आप 4 सिखाएंगे तो कल 4 से थोड़ी सिखाना है, कल आप 3 को ही पढ़ाते हुए आप 4 पे जाइए। 3 को पढ़ाते हुए 4 पे जाइएगा तो यही एसोसिएट बन जाता है, एसोसिएट बन जाता है। एक आता है आपका 5वां, और ये होता है साहचर्यात्मक या हस्तांतरण का नियम, इसको बोलते हैं हस्तांतरण का नियम। बेसिकली क्रिया के रूप में तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। लाइक आपको बता दूं, एक ऐसी लर्निंग है इवान पैट्रिक पावलोव की शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत कहा गया। उसी थ्योरी में केवल 2 स्टिमुलस का प्रयोग किया गया और किसी लर्निंग में 2 स्टिमुलस का प्रयोग नहीं किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी ध्यान रखिएगा। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन भी इसी को बोला जाता है। और इसी को अगर हम बात करें, और यही सिद्धांत पावलोव दिया था, इसका पूरा नाम है इवान पैट्रिक पावलोव, और सन 1904 में ये दिया था और इसने प्रयोग किया था कुत्ते पर। और याद रखिएगा इसने जो थ्योरी इसकी थी वो आदत पे थी, किस पे थी? आदत के निर्माण पर थी। और इसी थ्योरी में इसने 2 उद्दीपक का प्रयोग किया था, 2 स्टिमुलस का प्रयोग किया था। एक था भोजन उद्दीपक और दूसरा था घंटी की आवाज। घंटी नहीं थी, ऑप्शन में घंटी भी रहेगी, याद रखिएगा, घंटी मत लगा के चले आइएगा वरना घंटी गलत हो जाएगी। घंटी की आवाज रहेगी, दूसरा ऑप्शन क्या था? घंटी की आवाज। हाँ याद रखिएगा, घंटी मत लगा के आइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा सवाल। तो घंटी की आवाज इज द राइट आंसर हो जाएगी वहां पे। तो भोजन और घंटी की आवाज सही माना जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं साहचर्य का सिद्धांत। तो बिल्ली का, अगर हम बिल्ली के हिसाब से लेते हैं तो बिल्ली का रास्ता वही था, ऊपर परिस्थितियां पहले जैसी थी, पहले 100% पहले जैसे वो धीरे धीरे अनुक्रिया करने की, दोबारा भी इसे 100% सफलता मिली, तो वो आप बिल्ली के रूप में भी साहचर्य कर लिया वहां पे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुए 8 सिद्धांत। ये मनोवृत्ति में आएगा क्या? मनोवृत्ति में नहीं साहचर्य वाला नहीं सर, वो तो मानसिक स्वास्थ्य की बात करता है, साहचर्य तो एसोसिएट होता है ना। ओके सर। साहचर्य सर बिल्कुल नहीं आएगा मनोवृत्ति में। जो आप मनोवृत्ति देख रहे हैं वो किसी एक काम पर बल दे रहा है ना। ओके ओके सर। हाँ, ये केवल एक काम पर बल दे रहा है, मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर बात कर रही है ना।
तो ये हुए कुल टोटल 8 नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये भी चल रही हैं आपके सिलेबस में। शिक्षा मनोविज्ञान और जो है साइकोलॉजी डेवलपमेंटल बात कही गई है, तो हो सकता है ये प्रश्न बना दे। थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत आया सन 1913 में, ये याद रख लीजिएगा 1913, और याद रख लीजिएगा इसकी एक किताब थी शिक्षा मनोविज्ञान की। अगर हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं, इनकी एक किताब मानी जाती है, उस किताब का नाम आप चाहो तो नोट कर सकते हो, नाम उसका है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी। एनिमल इंटेलिजेंस भी एक किताब इन्हीं का है, एनिमल इंटेलिजेंस भी इन्हीं की किताब है, और एजुकेशन अ फर्स्ट बुक, एजुकेशन अ फर्स्ट बुक, ये 3 किताब मैंने बता दिया। इन्हीं तीनों से आएगा, नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा, बस ये 3 किताब काफ़ी है इसके लिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो इसने जो है एक भूखी बिल्ली पर किया, और स्टिमुलस जो रखा था, मांस का टुकड़ा रखा था, मछली का टुकड़ा। मैंने कई बार आप लोगों को बोला भी है, फिशेस का जो है पीस रखा है, यानी टुकड़ा रखा है, कई बार बताया। इससे तो आपको पता ही चल गया होगा कि स्टिमुलस में क्या है, मछली का टुकड़ा यूज़ किया है इसने। किसने यूज किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। थॉर्नडाइक ने इसके जो सिद्धांत थे उसके कई नाम रखे थे, जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। हो सकता है आपको TCS जो है पूछ सकता है आप लोगों से, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। आवृत्ति मतलब होता है बार बार का मतलब होता है दोहराना, फ्रिक्वेंसी का भी सिद्धांत हो सकता है। स्टिमुलस, पहले देखो स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस को देख कर ही बिल्ली रिस्पॉन्स कर रही थी। यदि बिल्ली को मछली का टुकड़ा नहीं मिला होता तो क्या जरूरत थी उसको लीवर खोलने की, क्या जरूरत थी लीवर दबाने की, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पहले स्टिमुलस को आप प्राथमिकता दीजिए, तो इसलिए इसको कहा गया SR बॉन्ड, इसलिए इसको कहा जाता है। S का मतलब हो जाएगा स्टिमुलस, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, और बॉन्ड का सिद्धांत यानी SR बंद का सिद्धांत है ये। संबंधवाद का सिद्धांत है ये, अधिगम का बंद का सिद्धांत है, बात वही है। तो इतने 7 नाम है, केवल बात एक ही है, प्रयास एवं त्रुटि का, ट्रायल एंड एरर का थ्योरी, ट्रायल एंड एरर। बस याद ये रखिएगा। मैं बता दूं आप लोगों को, जब आप केस वर्क के रूप में काम करते हैं, जहां पे थॉर्नडाइक ने चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व के आधार पे बताया था, तो याद रखिएगा 3 बातें बताऊंगा, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक बात था यहाँ पे सूक्ष्म और मूर्त विचारक था उनका, सूक्ष्म एवं मूर्त विचारक थे। और जैसे कि अगर हम बात करें टीबी रिपोर्टिंग वगैरह की बात करते हैं ना, तो ये व्यक्तित्व वाले पाए जाते हैं। तो यानी व्यक्तित्व का विभाजन में एक सूक्ष्म एवं मूर्त व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों, पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। फिर नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो सूक्ष्म और अमूर्त की बात किया था, सूक्ष्म एवं अमूर्त की बात किया था। यहाँ पर कवि आता है, वैज्ञानिक लोग आते हैं, जहाँ पे कल्पना वगैरह होती है ना, वो सूक्ष्म और क्या होती है, अमूर्त होती है। तो भाई कवि कैसा सोचता है, कल्पना ही तो करता है। रवि का मतलब नहीं होता है, जहाँ कवि ना पहुंचे वहां रवि पहुंच जाता है। कवि जहाँ नहीं पहुंचता वहां रवि पहुंच जाता है ना भाई, सही बात है गलत? यस सर। नहीं सर, वो कहावत ऐसे है, जहाँ रवि न पहुंचे वहाँ कभी पहुंच जाता है। हाँ वही है, अपना सही कर लो, उल्टा सीधा हो जाता है कभी कभी, है ना। ये सब पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूँ मैं, है ना। चलो वैसे बता दिया, ठीक किया आपने, ठीक है। क्या बोला आपने, फिर से बोलो ताकि एक बार दोबारा सुन लो, याद रहे मुझे भी। जहाँ रवि ना पहुंचे, मतलब जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती वहां तक कभी पहुंचे नहीं, मीनिंग तो मालूम है, मीनिंग तो पता है, जहाँ रवि ना पहुंचे वहाँ कभी पहुंचे, है ना। जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। अच्छा हाँ, ये होता है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे कवि आ जाता है, वैज्ञानिक हो जाता है। तीसरा एक आता है इनका प्रत्यय विचारक, प्रत्यय विचारक। अच्छा, प्रत्यय विचारक वाले कौन से व्यक्ति होते हैं, आपको बता दूं कि ऐसे लोग होते हैं जो किसी सिद्धांत और नियम की रचना करते हैं। जैसे वे लोग होते हैं जो सोशल वर्कर होते हैं भाई, जहाँ पे वो सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो ये मूर्त भी होते हैं, अमूर्त भी होते हैं, दोनों होते हैं सोशल वर्कर। तो इसलिए प्रत्यय विचारक में आएंगे सोशल वर्कर, ठीक है। तो भाई ये याद रखिएगा, ये 3 ऐसे नियम बन जाते हैं, बस याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर फिर उसके बाद देखेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा जो सीखने का सिद्धांत है ना, ये बड़े और मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास करता है, ये सफलता के प्रति आशा की बात करता है, ये कार्य के धारण को स्पष्ट करता है, शिक्षा के प्रति रुचि जताता है। गणित का मतलब होता है मैथ्स, विज्ञान और समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए बहुत उपयोगी है। ये प्रैक्टिस करते हैं ना इसमें। फिर उसके बाद अनुभव के लाभ उठाने की क्षमता में, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए आगे बात करेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत। केवल याद रखिए CH हल का, बस यही काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है, यही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखेंगे। पुनर्बलन के कई नाम है।
प्रबलन का सिद्धांत आ जाए तो भी नाम लगा देना, अंतर्नोद के आ जाए, अंतर्नोद को मोटिव कहा जाता है, क्या बोला जाता है, मोटिव। सबलीकरण का सिद्धांत हो जाए, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत हो जाए, सतत अधिगम का सिद्धांत हो जाए, क्रमबद्धता अधिगम का सिद्धांत, चालक का भी आ जाए। चालक का भी मतलब यहाँ पे हम बात करें तो मोटिव ही होता है, सबका अर्थ मोटिव ही रिप्रेजेंट करता है। अल्बर्ट बेंडूरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, आप लोग इसको समझ लीजिए। अल्बर्ट बेंडूरा ने अधिगम जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, सन अगर हम बात करें तो 1977 में दिया था ये। अल्बर्ट बेंडूरा जो है कनाडा के रहने वाले विद्वान थे, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई है, आई थिंक 2022 में ही हुई है, 2022 नहीं शायद 2021 के लास्ट में हुए थे, सॉरी 2021 के लास्ट में हुआ था, हाँ 2021 में हुई थी, है ना। और मैं आपको बता दूं इन्होंने जो है अल्बर्ट बेंडूरा ने प्रयोग किया था बॉबी डॉल और जीवित जोकर पर फिल्म था। तो अधिगम में इन्होंने दूसरों को देखकर अपने अनुरूप व्यवहार करने के कारण दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने और समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने और सामान्य व्यवहारों को त्यागने के कारण ही सामाजिक अधिगम ये दिया गया था। तो ये बेसिकली अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, ऐसी बात कही गई थी। अल्बर्ट बेंडूरा ने अपने 4 पद बताए हैं सिद्धांत में, ये क्रम पूछा जा चुका है एग्जाम में। धारणा पहले आता है अवधान, अवधान का मतलब अटेंशन, फिर धारणा, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण, फिर पुनर्बलन, ये 4 शब्द पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। एक बार इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, या जैसे देखना है तो देख लीजिए अच्छे से ये शब्द। सर दोनों में क्या डिफरेंसेस है, बेंडूरा और ये थंडाइक वाले में? बेंडूरा और थंडाइक, देखो बेंडूरा तो मैडम अलग है, बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम पर बात किया है, थॉर्नडाइक ने तो आपसे बुद्धि पर बात कर रहा था, और वो बेसिकली प्रयास एवं त्रुटि की बात कर, मतलब गलतियों से बच्चे सीखते हैं वो बता रहा था। यहाँ गलतियों से नहीं सीखते हैं, यहाँ समाज से सीखते हैं। बेसिकली जो थॉर्नडाइक, पावलोव और ये वाटसन है, इन लोगों ने बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई होता है, बिहेवियर कैसे चेंज होता है उस पे बोला है। हाँ, और जो इन्होंने बेंडूरा की जो थ्योरी है कि वो हम ऑब्जर्वेशन से कैसे सीखते हैं, जैसे बच्चा होता है तो जैसा हम बोलते हैं जो कहते हैं उससे वो उसको ऑब्जर्व करके वो सीखने की कोशिश करता है, तो मतलब ये क्या डिफरेंस होगा दोनों? नहीं, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको बता दूँ, देखो जो व्यवहारवाद की थ्योरी थी वो बेसिकली आपको जेबी वॉटसन के माध्यम से आया, जो अपने बेटे अल्बर्ट पर 11 माह का बच्चा था, डरावनी आवाज़ के माध्यम से उसने खरगोश को रखा था उसने, और 11 माह अपने पुत्र पर उसने अल्बर्ट बेंडूरा ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। इसी बिहेवियरिज्म थ्योरी पर आधारित था ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, जहाँ पे आपने थॉर्नडाइक का नाम देखा। इसी के अंतर्गत एक आता है OCT, जिसको आप लोग बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है। BF स्किनर ने सफ़ेद चूहा और कबूतर पर किया था। बेसिकली वो अपने थ्योरी में पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसी के अंतर्गत एक CCTI क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आई, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आया। पावलोव, इवान पैट्रिक पावलोव, रसिया का रहने वाला, इसने कुत्ते पर किया था, आदत पर आधारित था 1904 में। अब ये मैंने 3 थ्योरी बारे में बात किया, ये 3 रहा, ये 2 रहा, ये 1 रहा। ये जेबी वॉटसन व्यवहार की बात ही कर रहा था, हम लोग व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो इसने बेसिकली कुल टोटल सीखने का वह सिद्धांत बता रहा था जहाँ व्यक्ति के उसके अंदर बुद्धि नहीं होगी, मतलब उसको सीखना होगा, ज्ञान नहीं होगा उसके अंदर, है ना, वो चीज़ें नहीं होंगी, तो वो सीखेगा देख कर वो चीज़ों को। परंतु जो कॉग्निटिव की बात किया गया, जैसे अभी आपने ऑब्जर्व की बात कर रहे थे, तो एक कॉग्निटिव थ्योरी आई, और उस कॉग्निटिव थ्योरी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक नाम आया जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने 4 ऐसे सिद्धांत दिए जिसको संवेदीय पेशी अवस्था कहा गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया। ये जीन पियाजे की थी। फिर जीन पियाजे के बाद एक गेस्टाल्ट का सिद्धांत आया। गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत आया वो बेसिकली मैक्स वर्धमान और गोनोफ्का की एक अहम भूमिका रही, परंतु आगे उसी को थ्योरी को लेके जाया गया गेस्टाल्ट के माध्यम से ही। तो इनसाइड लर्निंग आई, जिसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा गया। ये सभी कॉग्निटिव पर आधारित थे। किस पे आधारित थे? कॉग्निटिव पर आधारित थे। तो इसमें हाँ कॉग्निटिव पर, संज्ञानात्मक पर। तो ये बेसिकली चिंपैंजी नामक एक वो था, सुल्तान था, चिंपैंजी था, वो सुल्तान था, उसका नाम रखा गया था। 1912 में इनसाइड लर्निंग, जिसको सूझ का सिद्धांत कहा जाता, उसने दिया। फिर उसके बाद सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ही मैडम अवलोकन का सिद्धांत का नाम है। चाहे आप अवलोकन बोल लो, ऑब्जर्वेशन कह लो,
चाहे आप उसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कह लो, बात दोनों एक ही है, लेकिन ये बात करता था किसको लेकर, कॉग्निटिव को लेकर। तो अल्बर्ट बंडूरा ने सन 1963 में और 1977 में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। 77 में इसको थ्योरी को ले आया बोबो डॉल और जीवित जोकर पर इसने जो है इसका प्रयोग किया। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात कर रहा था, प्रतिधारण की बात कर रहा था, प्रतिरूपण की बात कर रहा था। ये कौन? अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा ने कर रहा था। तो अल्बर्ट बंडूरा ने, और जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है ये अलग है, ये व्यवहार पर आधारित है, कॉग्निटिव पर आधारित नहीं। कॉग्निटिव पर आप इसे कहे, अवलोकन तो बेसिकली इसका नाम ही है, सामाजिक का नाम ही अवलोकन रखा गया। स्पष्ट हो गया? जी सर। काफ़ी बुलवाते हो, जब मैं बताने भी लगता हूँ ना तो एक के साथ कई चीज़ें बताने लगता हूँ जोड़ जोड़ कर। चलो आगे बढ़िए। तो आगे हम बात कर रहे थे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में, इसका सॉरी क्या नाम था उसका, लॉरेंस बोल रहा हूँ मैं, अल्बर्ट बंडूरा, मैं बोल रहा था अल्बर्ट बंडूरा के बारे में। अल्बर्ट बंडूरा ने तब जाके ये जो है सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत में अल्बर्ट बंडूरा अगर मैं बात करूँ तो इसने एक जीवित जोकर और बोबो डॉल पर प्रयोग किया था, है ना? जी सर। क्लियर है? अब इसी को अगर हम बात करें तो अवलोकनात्मक सिद्धांत कहा जाता है, इसी को प्रतिरूपण का सिद्धांत कहा जाता है, इसी को संरचनात्मक अनुसरण का भी सिद्धांत कहा जाता है। तो इसने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इसने बच्चों को जो ना, पहले बच्चों की बात कर लेते हैं, तो इसने 3 ग्रुप में पहले तो एक मूवी दिखाया, सारे बच्चों के एक साथ, सभी बच्चों को एक साथ मूवी दिखाया, ये सारे बच्चे मूवी देख रहे हैं लाइक। फिर इनको जो है ना ग्रुप में बांट दिया। अब ये मूवी, जब कभी मूवी होती है तो भाई जाहिर सी बात उसमें मार धाड़ भी होगा, उसमें कुछ स्नेह, और मतलब टोटल मिला के चलिए कि सकारात्मक एक्टिविटी भी होगी, नकारात्मक एक्टिविटी भी होगी। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे उनकी कोई भूमिका भी नहीं होगी मूवी में। भाई होता है ना कि भाई कोई भूमिका नहीं होती, आती कोई इधर उधर खड़ा रहता है, कोई कार चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। लाइक मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके की मूवी दिखाई गई। अब उस मूवी में अगर मैं बात करूं, कुछ व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया और कुछ व्यक्तियों को दंड भी दिया गया। और वे कैसे, आप देखिए 3 मूवी दिखाए, 3 ग्रुप में 3-3 बच्चों को बैठा दिया गया। अब ध्यान रखिएगा, ये मूवी चले और यहाँ पे 3-3 बच्चे हैं, लाइक 3 नहीं मतलब 5 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी हो, मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब एक मूवी में जो ये ग्रुप के बच्चे थे ना, सारे के सारे बच्चे जो है दंड वाली प्रक्रिया करने लगे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर नकारात्मकता वाली क्रिया कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है उनको दंडित किया जाएगा। और एक ग्रुप वाले में देखा मूवी तो वो समाज में आके कौन सा काम कर रहे थे, सकारात्मक वाला काम कर रहे थे। और एक मूवी थी उसमें कुछ नहीं कर रहा दिखाया गया था, तो उस बच्चे के, उस ग्रुप के कुछ नहीं कर रहे थे। तो जो कुछ नहीं कर रहा उसे कुछ नहीं मिलेगा। जो समाज में अवांछनीय व्यवहार करेगा तो उसे दंड जरूर मिलेगा। जो समाज में अच्छे काम करेंगे उसे क्या मिलेगा भाई, उसे पुरस्कार मिलेगा। तो इस मूवी से ये पता चला भाई, दिखाने पर पता चला, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि बच्चे ने मॉडल का अनुकरण कर लिया, इमिटेशन कर लिया, नकल कर लिया अवलोकन के माध्यम से, तो उनके अंदर अवलोकनात्मक क्षमता विकसित हो गई और बच्चा वातावरण के अंदर रहकर ही प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा परिस्थितियों को प्रतिधारण कर लेता है और उसी का प्रयोग करके वो सीखता है, जैसा कि आप जानते ही हो, है ना। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इसमें इस तरीके से दिया गया है। और ये 4 शब्द जो है आप ध्यान रखिएगा, अवधान, धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्रम पूछ लेता है, उसको ध्यान रखिएगा, है ना। ओसीटी ये एक लास्ट वो है, अभी इसके बाद जो है आप लोगों का मैं इसको जो है और तेज़ी से पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जा रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, BF स्किनर ने दिया था 1938 में, और 1938 में चूहे पर किया था, 1943 में कबूतर पे किया था। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा एक स्किनर बॉक्स था, ये इसमें चूहा बंद कर दिया। और यहाँ पे आपको बता दूँ 0.5 स्तर पर एक वो था, क्या बोलते थे इसको, एक मिनट, करंट, क्या था वो, करंट था 0.005 था, ये पॉइंट करंट था। ये एग्जाम में नहीं पूछा गया, अगर पूछ रहे तो बता देना आप लोग। यहाँ पे इसने चूहा था, तो यहाँ पुनर्बलन भी था। और
यहाँ आपको बता दूं कि जैसे लीवर दबता था, यहाँ पे दो कलर के लीवर थे, एक रेड था एक ग्रीन था। जब ग्रीन दबता था ना, ग्रीन, तो उससे क्या हो जाता था, ओपन हो जाता था। वो क्या ओपन हो जाता था, गेट। सर। हाँ, तो यहाँ पे वो जो टुकड़ा जो भी कुछ रखा जाता था वो स्टिमुलस वो पा जाता था। कबूतर में क्या था कि इस तरीके से एक पिलर, एक पोल था, और यहाँ पे जो है कबूतर को बांध दिया गया था, और यहाँ से ऊपर रोटी रखी गई थी। क्या रखी गई थी, रोटी रखी गई थी यहाँ पर। और यहाँ जैसे यहाँ पे पिलर पे ना बटन कई कलर के थी, यहाँ पे ग्रीन थी, रेड थी, येलो थी, कई कलर की बटन थी। जैसे ही ग्रीन कलर पे ये बटन पर जिसे चोंच मारते था कबूतर, और चोंच मारते ही रोटी यहाँ ऊपर से आ जाती थी, यहाँ पर गिर जाती थी रोटी, तो वो पा जाती थी। यहाँ पे रोटी स्टिमुलस हो गई थी कबूतर के लिए। और ये 1943 में किया था बीएफ स्किनर ने, और चूहे वाले पे सन 1938 में किया था। ठीक है, तो ये बात आप दोनों ध्यान रखिएगा कब कब किया था इसमें। तो ये सिद्धांत था क्रिया प्रसूत का। अब क्रिया प्रसूत थी क्या चीज़ थी, इसको बोला जाता है ओसीटी बोला जाता है। नाम तो आपको भली भांति तरीके से मालूम होगा, है ना। और इसके अगर बारे में हम बात करें तो इस सिद्धांत में सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत फॉलो किया गया, और यह सिद्धांत ऐसा अनुक्रिया करता था जहाँ पे अनुसरण की बात होती थी। अनुसरण की बात होती थी, किसकी बात होती थी, अनुसरण की बात होती थी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सिद्धांत उद्दीपक को प्राथमिकता नहीं देता था, बल्कि उद्दीपक के स्थान पर पुनर्बलन को प्राथमिकता देता था, पुनर्बलन को देता था। और यह सिद्धांत ध्यान रखिएगा, कभी आप गलत मत कर दिए, क्योंकि स्टिमुलस पे बात तो थॉर्नडाइक ने किया, अभी आपने देखा है, अभी आप लोगों ने देखा है। उद्दीपक की बात अगर कोई किया है तो थॉर्नडाइक ने किया है, लेकिन यहाँ पर उद्दीपक की बात अगर मैं कर रहा हूँ पुनर्बलन के रूप में, तो वो बीएफ स्किनर ने किया है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत इसको। आपको बता दूं कि पुनर्बलन से अनुक्रिया की वृद्धि होती थी, पुनर्बलन से उद्दीपक की वृद्धि होती थी। तो आप देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्किनर ने अपने व्यवहार अपने आधार पर बताया कि प्राणी सीखने के समय दो प्रकार का व्यवहार करेगा। एक प्रकार का व्यवहार तो वो होगा जहाँ पे उद्दीपक की जानकारी होती है, तो वह अनुक्रिया व्यवहार और ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। और दूसरी प्रकार का व्यवहार होगा कि उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है, तो उसे क्रिया प्रसूत व्यवहार में अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया को बोला जाता है। उसी को बेसिकली, इसी सिद्धांत को ना नामित्य भी बोला जाता है, इसी को नामित्य भी कहा जाता है। तो वो बेसिकली अनुपस्थिति की बात किया गया उद्दीपक। जाहिर सी बात है, जब अनुपस्थित है तो उद्दीपक है ही नहीं इसमें। तो इसमें क्या देखिए, स्किनर का मत है कि यदि इस प्रकार का अनुक्रिया को पुनर्बलन यानी एक प्रकार से बल प्रदान करना कर दिया जाता है, तो उसे बलवती हो जाती है और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। तो यानी पुनर्बलन पर इसने बल दिया है, उद्दीपक पर नहीं, पुनर्बलन पर। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कई नाम है। आर यस है। अब देख रहे थे जहाँ पे यस आर हो रहा था तो वो थॉर्नडाइक का नाम आ रहा था, और जहाँ पे आर यस आ रहा है यानी पहले यहाँ पे रिस्पॉन्स हो रहा है फिर स्टिमुलस आ रहा है, तो यानी यहाँ पे जाहिर सी बात है पुनर्बलन का प्रयोग हुआ है। क्लियर, पुनर्बलन का प्रयोग हुआ है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसका नाम भी जाना जाता है। व्यवहारवादी का सिद्धांत भी, देखिए ये मैंने भी बताया, नैमित्तकवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, क्योंकि एक उद्दीपक यहाँ पर वो भी है जो अनुपस्थित भी है। और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का भी सिद्धांत इसी को कहा जाता है। बस याद रखिएगा। एक रेखीय अनुक्रमित अनुदेशन की बात करता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है अनुदेशन। मैंने साथ एक बार बोला भी है आप लोगों से कि अनुदेशन जो शब्द है वो बीएफ स्किनर का है, बीएफ स्किनर का है अनुदेशन शब्द। ये प्रश्न आता है अनुदेशन। साखी एक अनुक्रमित नॉर्मल क्राउड का है, एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ दीजिए इसको। मैथमेटिकल को भी नहीं आएगा, छोड़ दीजिए इसको। भारत में पहली बार, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, ये यूपी के जीके में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो भारत में पहली बार प्रयोग इलाहाबाद में 1969 में किया गया था। किसका था ये? मैथमेटिक और अवरोधी अनुक्रमित अनुदेशन का। इलाहाबाद का नाम आप क्या हो गया है बताइए जरा एक बार। प्रयागराज। चलिए आगे बात करेंगे। मैंने साथ आप लोगों से बताया था 1904, याद भी होगा, इवान पैट्रिक पावलोव, आईपी पावलोव इनको कहा जाता है, शरीर शास्त्री। और ये पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, कुत्ते पर किया था, याद रखिएगा। ये इतनी बात याद रखिए। यहाँ पे जो यूसीएस है इसका नाम याद रखिए। यूसीएस को अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है, सीएस को कंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है। देखिए यहाँ आप अन जोड़ने से इसका मतलब ये नहीं कि यह अस्वाभाविक होना चाहिए। अन जोड़ने का मतलब है यहाँ पे स्वाभाविक होना चाहिए, और कंडीशनिंग जोड़ने का मतलब होगा अस्वाभाविक होना चाहिए। याद है, देखिए यहाँ पे लिखा भी घंटी की आवाज़। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कहीं कंडीशनर और कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है। अनकंडीशनिंग का मतलब कभी मत सोचिएगा कि अस्वाभाविक होगा।
भाई हम जैसे कोई काम करते हैं ना, अन लगा देते हैं तो इसका मतलब एक शब्द बढ़ जाता है। अगर हमने कहा जन्म तो अजन्म, मतलब विलोम शब्द बताते रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे स्वाभाविक है तो वो अनकंडीशनिंग है, और अस्वाभाविक है तो कंडीशनिंग है, याद रखिएगा। अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो वही बात बनेगी अनकंडीशनिंग। देखो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया बनेगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्वाभाविक उद्दीपक हो गया, याद रखिएगा। ये स्वाभाविक उद्दीपक नहीं, ये स्वाभाविक अनुक्रिया, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, रिस्पॉन्स लग गया है। यहाँ स्टिमुलस था इसलिए उद्दीपक लग गया, फिर कंडीशनिंग आ गया रिस्पॉन्स, तो फिर अस्वाभाविक हो जाएगी। बात वही है, याद रखिएगा, कुछ इसमें अंतर नहीं है। तो इसमें कई बार इसका प्रयोग किया गया, हालांकि 3 बार बेसिकली ये किताबों में मिलता है, 3 बार इसको यूज़ किया गया था। एक बार सुन भी लीजिए आप लोग। पहली बार क्या हुआ, पहली बार इसमें जो है स्वाभाविक रूप से उसे भोजन दिया गया। भोजन एक उद्दीपक है, तो याद ये रखना है कि स्वाभाविक रूप से भोजन दिया गया तो जाहिर सी बात है अनकंडीशनिंग बनेगा। मैंने अभी पढ़ाया, आपको बताया कि ध्यान रखिएगा, अनकंडीशनिंग मतलब स्वाभाविक होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, यही कन्फ्यूज़ करता है पेपर में। तो ये अनकंडीशनिंग होगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब इसको भोजन मिला स्वाभाविक रूप से, तो जाहिर सी बात है वो स्वाभाविक रूप से ही लार गिराएगा कुत्ते। ये पहले दिन की बात है। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन उसके साथ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हुआ, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी घंटी की आवाज़ थी। क्या थी ये, घंटी की आवाज़ थी। यह एसोसिएट कर दिया गया है, मतलब जोड़ दिया गया है इसी में। तो जब यह एसोसिएट किया गया और इसके साथ घंटी की आवाज़ जब बजी तो उसको भोजन तब मिला, घंटी की आवाज़ बजने के बाद भोजन मिला। और जब भोजन मिला तो अच्छा भाई, पहले दिन उसको भोजन नहीं दिया गया था, पहले दिन, दूसरे दिन भोजन दे दिया गया, तीसरे दिन घंटी की आवाज़ बजाते एक बार फिर भोजन दे दिया गया। तो कुत्ते को पता चल गया कि अब घंटी बज गई है तो भोजन आ जाएगा, और लार गिरा दिया और उस दिन भोजन ही नहीं दिया। तो वह अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो गई, स्वाभाविक लार आ गई। उसे भोजन नहीं मिला और उसे लार आ गई। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कंडीशन है ना, इस स्टेप से ये गुजरता है। इसको आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये भी आप सबके लिए, जो एग्ज़ाम में आप सबसे पूछा जा सकता है स्वाभाविक उद्दीपक के बारे में। 1904 में दिया था। और ये जो लार आता था, एक जो है वो था बीकर था, उसमें ये जो है रखा जाता था, मापने वाला एक यंत्र था वो सलाइवा का। और ये एक नियम है, मैं बता देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्रम आपका आता है भोजन का। भोजन जो है आपका क्या बनेगा, UCS बनेगा। भोजन के बाद आपका क्या बनेगा, CS होगा। CS क्या था, घंटी था, घंटी थी। उसके बाद आपका क्या बनेगा, लार बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, लार किसका है, भोजन वाला है, ये घंटी वाला नहीं है। लार ये भोजन वाला है, तो वहाँ पे UCR बनेगा। और फिर उसके बाद लार का जो भोजन होगा, मतलब भोजन के बगैर अगर लार आ जाता है, भोजन नहीं दिया जाए और लार आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, CR बोलते हैं। आप नीचे लिख लीजिए इसके, भोजन के बगैर लार का आना, भोजन के बगैर लार का आ जाना। लार का मतलब होता है सलाइवा, समझ रहे हो ना, लार। पता चले कि हम बताए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है, नहीं पता चला, अरे शाबाश शेरो। अच्छा हाँ, थोड़ा सा बोल दिया करो। तो ये था। अच्छा, ये तो क्रम है, क्रम याद रखिए, पहले UCS होगा, फिर उसके बाद CS होगा, फिर उसके बाद UCR होगा, फिर उसके बाद CR होगा। ये क्रम बनेगा। अगर पूछ क्रम आएगा तो ये ऑप्शन में लगा देना, यही क्रम आता है। एक और ध्यान रखिएगा कि UCS अगर है तो जाहिर सी बात है UCR ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि आपको मालूम है, देखो यहाँ पर है, ये होना तो तय है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर UCS है प्लस में CS को जोड़ दूँ तो UCR हो जाएगा। ये तीसरा स्टेप बनेगा, ये तीसरा स्टेप बनेगा। तीसरा स्टेप की बात करूँ, ये दूसरा बन जाएगा। तीसरा स्टेप की बात करूँ तो CS दे दो तो UR हो जाएगा, बिना भोजन का। भोजन नहीं दिया आपने, यहाँ पर आ गया लार। ठीक है, ये 3 कंडीशन, इन तीनों कंडीशन को आप याद रखिएगा। ठीक है,
और कुत्ते के, अच्छा देखिए ये जो एक चीज़ और याद रखिए, जो यूएस है, जो यूएस है, यूएस और यू बराबर यूआर के है। अभी कैसे है आपको बता दूं, ये बेसिकली ये ना सहज क्रिया है। सहज का मतलब जानते हैं आप लोग, जैसे भोजन आ जाए, घंटी बज जाए, है ना, वो क्या है, वो सहज क्रिया है। सहज क्रिया का मतलब होता है कि स्वतः अपने आप हो जाना, स्वतः अपने आप। यूएस देखिए यहाँ पर है, यूआर यहाँ पर है। ये पहली स्टेप की बात कर रहा हूँ, पहली स्टेप सहज क्रिया है। पहले स्टेप क्या है, सहज क्रिया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बस इतनी चीज़ें हैं आपके लिए, ये काफ़ी है। बस आगे बढ़ेंगे। नाम देख लीजिए, इसी का कई नाम है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शरीर शास्त्री का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, अनुबंध जो है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबंध का मतलब वही था कि भोजन से घंटी की आवाज़ को, संबंध को रिलेट करा दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये 7 नाम है और ये सातों के सातों केवल एक ही सिद्धांत बताता है, इवान पैट्रिक पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। 1904 में आया था, 1904 में आया था। बस करिए, आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना।